चलो शुरू करते हैं। देखो सारे, अभी तक हमने थर्ड चैप्टर की 3.1 और 3.2 कंप्लीट कर ली है। उसमें आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3.3 में जाने से पहले मैं कुछ एक बार फिर से आपको जो बातें हमने पढ़ी है एक बार फिर से याद दिला रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि स्टेटमेंट से लीनियर इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक है, पहले हमने ये देखा था। उसके बाद दूसरा हमने क्या देखा, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल देखी। क्या देखी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए1 ए2 b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म देखी। यहां से हमने क्या देखा कि a प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कभी भी इक्वल नॉट इक्वल टू 0 रहेंगे। इतना हम सबने पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसके लिए मैंने क्या बताया कि हर एक इक्वेशन के लिए, इनमें से जैसे ये दो है तो हर एक के लिए x और y की वैल्यूज मिलेगी, यानी कि पेयर में सॉल्यूशन मिलेगा। इस इक्वेशन के लिए भी, इस इक्वेशन के लिए भी, हर एक इक्वेशन के लिए इस तरह x और y की वैल्यू मिलेगी। और जब ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई हो जाता था तो फिर क्या हो जाता था, LHS इज इक्वल टू RHS, मीन्स ये सॉल्यूशन सही निकाला हमने। ये इस तरह से हमें पता चल जाता था। ठीक है, उसके बाद देखो हमने क्या किया फोर्थ नंबर पे। उसके बाद क्या देखा, x एंड y की डिफरेंट वैल्यू ली हमने। ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज पर क्या किया, ग्राफ फॉर्म किया। क्या किया, ग्राफ फॉर्म करके देखा। ठीक है, जब हमने ग्राफ फॉर्म किया तो हमने देखा कि हर बार हमारा लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है। ये बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी। तो दो इक्वेशन है तो दो स्ट्रेट लाइन मिली। तो हमने क्या देखा कि हर बार ग्राफ में तीन पॉसिबिलिटीज हैं। वो लाइन कहीं पे भी आए, लेकिन तीन पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को, या फिर किस तरह की होगी, कोइंसाइड एक के ऊपर ही दूसरी भी होगी, ये दो लाइन है। ठीक है, और तीसरी किस तरह की होंगी, पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। अभी तक ये पढ़ा हमने। ठीक है, तो जब हम ग्राफ बना लेते थे तो हमें इस तरह का ग्राफ मिलता था। ठीक है, तो हमें नेचर ऑफ लाइन पता चल जाता था। यहां से क्या पता चलता था, नेचर ऑफ लाइंस, यानी कि ग्राफिकली हमें पता चल जाता था किस तरह की लाइंस आएंगी। फिर नेचर ऑफ लाइंस के बाद हमें, अगर नेचर ऑफ लाइंस पता चल गया तो फिर हम क्या क्या पता चल जाता था कि सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, सॉल्यूशन किस तरह के होंगे, किस तरह के होंगे। यानी कि अगर इंटरसेक्टिंग है तो एग्जैक्ट वन, और अगर कोइंसाइड कर रही है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बहुत सारे, और नो सॉल्यूशन। इस वन सॉल्यूशन का मतलब है कि इस पेयर के लिए, जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है, उन दोनों का एक सॉल्यूशन उन दोनों को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस की जो ये लाइन है, उन लाइंस पे हर पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन होगा। इस नो सॉल्यूशन का मतलब है कि कोई भी, इस पेयर का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। इतनी बात हमने समझ ली थी। एक बात और हमने समझी, ये तो ठीक है, हमें नेचर ऑफ लाइन पता चल गया, सॉल्यूशन पता चल जाएगा किस तरह का है। लेकिन यदि हमें पता लगाना है, एग्जैक्ट वो वैल्यू चाहिए सॉल्यूशन की, तो फिर क्या करना पड़ेगा, ग्राफ फॉर्म करना पड़ेगा। और जहां पे इंटरसेक्ट करती है लाइंस, वो ही उनका, जैसे देखो इस तरह का ग्राफ आया था तो मैंने क्या कहा था, यहीं पे सिर्फ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो सिर्फ वन सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कौन साइड के केस में क्या था, एक लाइन ये रही, दूसरी भी इसी के ऊपर है, तो बहुत सारे पॉइंट कॉमन है। इसका मतलब बहुत सारे एक्स और वाई के सॉल्यूशन होंगे। यहाँ पे देखो, इनमें कोई कॉमन पॉइंट है दोनों लाइनों में, नहीं, तो इसका मतलब पेयर का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्यूशन निकालना था तो जहां पे कौन साइड कर रही है वो सॉल्यूशन होगा इस केस में, तो सॉरी जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो सॉल्यूशन होगा। और इस केस में बहुत सारी एक्स वाई की वैल्यू हम रखते चले जाएंगे, जो इस लाइन पे आएंगी वो सारी सॉल्यूशन होंगी। और ये भी पढ़ लिया।
एक बात हमने और पढ़ी कि इन सब चीजों, अगर हमें एग्जैक्ट सॉल्यूशन की वैल्यू ना निकालनी हो और सिर्फ हमसे ये पूछे, हमसे लीनियर इक्वेशन हमको दे दिया सभी, देखो इधर, और ये पूछे कि हमें सिर्फ ये बता दो कि पेयर का नेचर कैसा होगा, ठीक है, वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, या फिर ये पूछे नेचर ऑफ लाइन बता दो कि लाइन किस तरह की होगी, या फिर ये पूछे नेचर ऑफ सॉल्यूशन बता दो कि किस तरह का होगा, ठीक है ना। देखो तीन चीजें पूछ सकता है डायरेक्टली, क्या, एक तो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, कौन, मैं ठीक से लिख देता हूं, इनकंसिस्टेंट, क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये पूछ सकता है एक तो। दूसरा क्या पूछ सकता है, नेचर ऑफ लाइंस, दूसरा क्या पूछ सकता है, नेचर ऑफ लाइंस। तीसरा क्या पूछ सकता है, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन किस तरह का पता होगा, तो वो तो नेचर ऑफ लाइन से ही हम लोग निकाल लेंगे। तो ये है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू ना पूछे कि किस वैल्यू उसका सॉल्यूशन है, और सिर्फ ये पूछे कि नेचर ऑफ पेयर, नेचर ऑफ लाइन, या फिर नेचर ऑफ सॉल्यूशन, तो फिर हमने शॉर्ट ट्रिक कौन सी सीखी थी, a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2। यहाँ पे डिफरेंट इक्वालिटी के साइन थे, है ना, उनसे हमें पता चल जाता था। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है, तो अब हम हमारी एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। देखो शुरू करने से पहले सभी इधर देखो, मैं ये बताता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप सबको पता है क्या है, एन एनालिटिकल मेथड है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ेंगे, निकालता हूं मैं, एक मिनट रुको। एनालिटिक मींस एल्जेब्रिक सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। एल्जेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पढ़ेंगे कि कैसे निकालते हैं। मींस 3.3 में हम ये पढ़ेंगे कि एल्जेब्रिक मेथड से किस तरह से एक लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व किया जाता है, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें, हम वो सीखेंगे पहले। तो अब हम ये देखेंगे कि ग्राफिकली मेथड से सॉल्यूशन निकालने में क्या दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हम अब एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन फाइंड करेंगे लीनियर इक्वेशन का। तो देखिए, मान लो ये हमारे पास ग्राफ है एक्स वाई का, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट का। अब देखो, अगर इंटीग्रल वैल्यूज होती है, 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, 7 होती है, कुछ भी इंटीजर हो, तो हम इजीली प्लॉट कर सकते हैं एक्स वाई की वैल्यू। लेकिन अगर वहां पे रैशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए, ठीक है, और रैशनल नंबर भी चलो हम प्लॉट कर देंगे, अगर वहां पे इरेशनल नंबर की फॉर्म में आ जाए तो फिर ये प्लॉट करने में हमारे पसीने छूट जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो इसीलिए हम किसकी तरफ मूव कर गए, एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड की तरफ मूव कर गए। हमारे पास 3 है, देखो फर्स्ट कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन, सेकंड कौन सा है, एलिमिनेशन, ठीक है। ये 2 मेथड है, एक और भी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अब हम इनको पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके। तो चलो देखो, अब हम सीखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है। देखो सारे इधर देखो, ये हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अब देखो इस मेथड में हम किस तरह से मूव ऑन करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है कि देखो इन दोनों इक्वेशन में जहां से भी आपको आसान लगता हो, एक वेरिएबल को इज इक्वल टू के इधर ले आओ, मींस एक्स होना, वहां पे सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, तो एक्स को ले आओ या वाई को ले आओ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आप इन दोनों इक्वेशन में से जो भी आपको आसान लग रही हो, इसमें से जिसमें आप एक वेरिएबल को सेपरेट कर सको इज इक्वल टू के इस तरफ, जैसे देखो मैं एक्स को करता हूं, एक्स इज इक्वल टू 3 और ये 2y उस तरफ चला गया तो माइनस का 2y, ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है, इस तरह से करते हैं हम, ठीक है। अब सेकंड स्टेप देखो, अब क्या करना है, ये जो x की वैल्यू हमने निकाल ली, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो।
अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। 7 3 माइनस 2y माइनस 15 3 माइनस 2y, सॉरी यहां पे तो y है ना, 15y इज इक्वल टू 2, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। इज इक्वल टू 2, 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्या आया हमारे पास, 29y इज इक्वल टू 21। अब 21 को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस का 29y इज इक्वल टू माइनस का 19। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 19/29। तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, इस तरह से क्या किया हमने, सबसे पहले तो एक वेरिएबल को इज इक्वल टू के इधर सेपरेट कर लो आप कोई भी इक्वेशन में से, ये कर दिया। उसके बाद इस इक्वेशन में जो x की वैल्यू जो हमने एक तरफ किया है उसको दूसरी इक्वेशन में रख दो। देखो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरी में पुट कर रहे हैं, इसलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्योंकि यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं किसी चीज को दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, तो यह सिंपल भाषा में मैं कहूं तो इसको क्या कह सकते हैं, हम पुट कर करके हम वैल्यूज को निकालेंगे। दो वेरिएबल है ना, उनकी वैल्यूज को पुट करके निकालेंगे, तो एक दूसरे में पुट कर रहे हैं यानी कि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमने y की वैल्यू निकाली, अब ये y की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दो, तो x माइनस 3 माइनस 2 19/29। जब आप इसको सोल्व करोगे तो y की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 49/29, सॉरी x की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। तो इस मेथड को जहां पे हम एक वेरिएबल की फॉर्म में पहले निकाल लेते हैं, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, और फिर वहां से हमारे पास एक वैल्यू आती है, उस वैल्यू को फिर तीसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। इस तरह से इस मेथड को हम करते हैं। तो किसी को समझ नहीं आया तो एक बार फिर से पूछ लो, फिर से रिपीट करता हूं मैं। यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं चीजों को। देखो दो इक्वेशन थी जो आसान लगी, उसमें x को एक तरफ ले आया, बाकी को एक तरफ रखा। अब इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया, सोल्व करी तो y की वैल्यू मिली, y की वैल्यू को इस थर्ड इक्वेशन में रख दिया तो x की वैल्यू मिल गई। ये आसान है, सब्स्टिट्यूट ही करना है हमें। तो देखो अब हम है ना पहले एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, देखो ये जो एग्जाम्पल है ये है एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट, और ये 3.1 का सेकंड, और ये 3.1 का थर्ड एग्जाम्पल है। यहां से मैं आप लोगों को कुछ सिखाना चाह रहा हूं। देखो मैंने क्या बताया था, जब भी हम लीनियर इक्वेशन का ग्राफ फॉर्म करेंगे तो वहां पे तीन पॉसिबिलिटीज होंगी। कैसी कैसी, या तो लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी, या फिर कॉन्साइड कर जाएगी, या फिर पैरेलल होंगी। यहाँ पे भी आप है ना तीन तरह के केसेस देखोगे आंसर्स में। तो देखो पहला केस क्या है, जहां पे आप x की भी वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो, y की भी। दूसरा केस ये है कि ना तो आप x की स्पेसिफिक वैल्यू निकाल पाओगे ना y की, मतलब बहुत कोई भी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। कहने का मतलब ये है, दोनों इक्वेशन को इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताऊंगा कि कोई भी x और y की वैल्यू दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब ये देखो इस थर्ड टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास एक साइड में 0 आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि एक भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एग्जांपल आप सबको पता है आफ्ताब और उसकी बेटी का, है ना। आफ्ताब ने अपनी बेटी को क्या कहा कि 7 साल पहले आपकी जो एज है ना, 7 साल पहले मेरी जो एज है वो आपकी एज के 7 टाइम थी, तो हमने आफ्ताब की एज को s माना, उसकी डॉटर की एज को t मान लिया। तो s माइनस 7t ये पता है आपको कैसे लिखा, आफ्ताब की एज उसकी बेटी की एज के 7 गुना है 7 साल पहले। ठीक है, तो यहां से हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास एक इक्वेशन आई। दूसरी बार क्या कहता है कि 3 साल बाद आपकी 3 साल बाद मेरी एज आपकी जितनी एज है उसके 3 गुना है, तो इसको भी सोल्व किया, इससे ये आ गई, इसको सोल्व किया, इससे ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, हमने s को एक वेरिएबल को इज इक्वल टू के एक साइड ले आया मैं, ठीक है ये ले आया, और इस की वैल्यू किस इक्वेशन में पुट कर दी 1 में, और इस इक्वेशन को सोल्व किया तो t की वैल्यू आई 12, और अब t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो वहां से s की वैल्यू आ गई। तो t कितना आया 12, s कितना आया
42 मींस आफ्ताब की एज तो 42 है, उसकी बेटी की एज 12 है, प्रेजेंट एज। ओके, प्रेजेंट एज। तो एक इस तरह का सिनेरियो है कि जहां पे आप x और y, t और s जो भी वेरिएबल आपको दिए उनकी वैल्यूज आप इजीली निकाल लोगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है पेंसिल और इरेजर वाला। 2 पेंसिल 3 इरेजर 9 रुपीज में, 4 पेंसिल 6 इरेजर 18 रुपीज में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन में से एक x की इज इक्वल टू के इस साइड ले आया और इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में पुट किया। अब हुआ क्या कि यहां से क्या हुआ, 6y और 6y तो कट गए, तो क्या आया 18 इज इक्वल टू 18, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं बचा। देखो कहने का मतलब क्या है कि आप y की कोई भी वैल्यू लो वो तो कैंसिल हो जाएगी, है ना। तो जब y की वैल्यू नहीं निकाल सकते तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि x और y की यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो इस केस में कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, बहुत सारे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये समझ आ रहा है ना आपको। यहाँ पे ना x की वैल्यू बची ना y की, कोई कुछ भी नहीं बचा, कैंसिल हो गया। तो मींस कहने का मतलब ये है, देखो बुक में मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या लिखा हुआ है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y, हाउएवर वी डू नॉट गेट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ y एज अ सॉल्यूशन, देयरफॉर वी कैन नॉट ऑब्टेन अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x। कहना क्या चाह रहा है कि y की यहां पर हम कोई भी वैल्यू रखें बेशक, वो तो कैंसिल हो जाएगी, तो ना y की मिलेगी ना x की मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि इस इक्वेशन के पास therefore equation 1 and 2 have infinitely many solution। ग्राफिकली भी हमने यही बताया था कि इसके पास बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। तो देखो ये इक्वेशन 1 अगर आप इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यही इक्वेशन बन जाएगी। देखो इसको 2 से करो तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 9 आएगा। तो ये एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है ना। तो इसका मतलब जो x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो इसको भी करेगी, जो y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है वो इसको भी करेगी। तो इसलिए इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। अब आगे आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता जाएगा। अब ये तीसरा एग्जांपल देखो ट्रेन का, ये एक इक्वेशन बनाई थी, ये एक इक्वेशन बनाई थी हमने, याद है ना 3.1 के फर्स्ट थर्ड एग्जांपल में। वहां से हमने एक x की वैल्यू निकाल ली और उसको इस इक्वेशन में पुट किया तो एक साइड 0 आ जाएगा। तो इस केस में क्या कहेंगे कि इन पेयर के पास कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, इन पेयर का कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा अगर आपके पास एक साइड 0 आ जाए। और आपके पास अगर दोनों साइड कांस्टेंट बचे तो उस केस में आप क्या कहेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 के पास कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपके पास वेरिएबल खत्म हो जाए इक्वेशन में और सिर्फ कांस्टेंट आए तो फिर जैसे 5 इज इक्वल टू 5, 5 इज इक्वल टू -7, 5 इज इक्वल टू 2, उस केस में हम क्या कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पास कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी। और अगर आप यहां तो वेरिएबल्स की वैल्यू आपको पता ही चल जाएगी। तो इसको नोट करो, यहां पे भी 3 केस ही इस तरह के आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलो तो शुरू करें। अब देखो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कहता क्या है कि लीनियर पेयर दिए हैं लीनियर इक्वेशन के, उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है। तो देखो 2 इक्वेशन है, अब इसमें से जो भी इक्वेशन आपको आसान लगे जिसमें आप एक वेरिएबल की वैल्यू इज इक्वल टू इधर कर सकते हो, कोई भी कर लो। मैंने इसमें से कर ली, क्या कर लिया मैंने, y को इस तरफ रखा, बाकी x को उस तरफ भेज दिया। तो क्या आया, y इज इक्वल टू 14 माइनस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। उसके बाद इस इक्वेशन इस वैल्यू को y की इस वैल्यू को किस में पुट किया, इक्वेशन नंबर 2 में। तो x माइनस 14 माइनस x को पुट किया तो फिर क्या हो जाएगा, ये -14 और प्लस का x, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो यहां से 2x हो जाएगा, -14 उधर जाके प्लस का 14 हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में चला जाएगा तो x की वैल्यू 9 आ गई। अब इस 9x की वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। तो x की वैल्यू क्या आई, 9 और y की वैल्यू क्या आई, 5। ये 2 वैल्यूज हमें मिल गई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, s बाय 3, t बाय 2 इज इक्वल टू 6। सभी लोग इधर देखो, तो मैंने s की वैल्यू निकाल ली। यहां से देखो क्या निकाला, t की टर्म में 3 प्लस t, मैंने बता रखा है ना जो भी इक्वेशन में से आपको एक वेरिएबल को आप इज इक्वल टू के इधर ला सकते हो
कोई सी में से भी ले आओ आप, तो ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। आप वो सब लिखते रहे ना, पुट इन इक्वेशन 2, वो सब मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आप लिख लेना कि पुट इक्वेशन 3 वैल्यू या फिर पुट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2। तो देखो s की वैल्यू मैंने यहां रख दी 3 प्लस टी, ओके। यहाँ पे t बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब क्या किया मैंने, इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। आप लिख लेना, मैंने इस इक्वेशन को पूरी को मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 से मल्टीप्लाई किया और 6 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 आया यहाँ पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 3 आया यहाँ पे, और यहाँ पे 36 आया। फिर मैंने इसको खोला, 2 3 जा 6, 2t एंड 3t एंड 36, तो यहाँ पे आया 5t एंड 6, 6 जाके उधर माइनस हो गया तो 30 बचा, और जो 5 था वो 30 के नीचे डिवाइड हो गया, तो t की वैल्यू 6 आ गई। इस 6 वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट किया। आप लिख लेना पुट वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3, फिर हमें वहां से s की वैल्यू मिलेगी। अब ये इक्वेशन देखते हैं, इस इक्वेशन को 1 माना, इसको 2 माना। अब देखो आप जो भी कहो, जो भी इक्वेशन आप कहोगे उसमें से मैं एक वेरिएबल की वैल्यू निकालूंगा, कौन सी में से, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में से निकालता हूं, देखो y इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस y, देखो इस इक्वेशन में से निकालता हूं। इक्वेशन बताओ मुझे, सही लिखी है मैंने, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो मैं y की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से, तो या फिर x की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। देखो मैं 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, ओके। अब इस 3 को डिवाइड में कर दो, तो x की वैल्यू निकाल ली यहां से, ठीक है। x की वैल्यू यहां से निकाल ली मैंने। अब देखो इस x की वैल्यू को किस में पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, तो 9 3 प्लस वाई बाई 3 एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 9 प्लस 3y इज माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। यहां पे y था ना, 3 एंड 3y एंड 3y इज इक्वल टू 9, सो ये हो गया 9 इज इक्वल टू 9। क्या सही आया? हाँ सही है। ये 3y और 3y कैंसिल हो गए, तो 9 इज इक्वल टू 9 आया हमारे पास। जब इस तरह मैंने बताया था, जब आपके वेरिएबल कैंसिल हो जाए और कांस्टेंट में आंसर आया आपका, ठीक है, तो इस केस में क्या कहेंगे कि ऑल वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द सॉल्यूशन, और इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना? जब क्या हो जाए, वेरिएबल कैंसिल हो जाए और आप यहां से y की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो x की वैल्यू भी नहीं निकलेगी। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के पास x और y के बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे, लेकिन हम अभी फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू या y की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब इस तरह की कंडीशन आए तो आपको लिखना है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब इस इक्वेशन को थर्ड फोर्थ क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है, देखो 0.2, 0.3 और 1.3 पॉइंट में है, तो मैंने इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इक्वेशन आई 1 एंड 2। अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूं, मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो देखिए 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये x की वैल्यू निकाल ली। ये सेकंड में पुट कर दो, 4 इंटू 13 माइनस 3y बाय 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 26 माइनस 2 3 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26 माइनस y इज इक्वल टू 23, तो y इज इक्वल टू 3, ये आंसर आएगा आपका। अब y इज इक्वल टू 3 को इसमें पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, 3 इंटू 3 अपॉन 2, तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 बाय 2। अब सोल्व कर लो, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 13, तो ये आएगा 4 बाय 2, यानी कि x इज इक्वल टू 2, ओके। x की वैल्यू 2 आएगी यहां से, तो ये नोट डाउन कर लो, अगर किसी को समझ नहीं आया तो पूछो।
देखो इससे है ना कंफ्यूज मत हो आप, जब जो भी वेरिएबल कट जाता है और इस तरह का आंसर आता है कांस्टेंट में, तो आप जब ऐसा है ना आप निकाल ही ना पाओ, तो आप सिंपली क्या लिखिए आना कि इक्वेशन हैज मैनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या फिर लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, इस तरह का जब आपके पास कांस्टेंट आए तो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके पीछे का क्या मीन्स, इसका क्या रियलिस्टिक हम क्यों ऐसा कह रहे हैं, वो अभी आपके काम का नहीं है और उसमें ज्यादा टाइम जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आप सिंपल इतना याद रखो, जब आपके पास इस तरह का आंसर आ जाए, इस तरह की चीजें आ जाए, तो सिंपली आप क्या लिखे आओगे कि इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ये ध्यान रखो बस। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, क्या दे रखा है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब कोई भी इक्वेशन में से पहले आप x की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने इसमें से निकाल ली। क्या किया, इस इक्वेशन में से निकाल ली, इक्वेशन 1 में से, माइनस का √3y अपॉन √2। इस इक्वेशन को x की इस वैल्यू को सेकंड में पुट कर दिया, √3 और x की वैल्यू एंड √8 एंड y की वैल्यू। अब देखो मुझे ये √2 यहां से हटाना है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने √2 से, तो यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 3y। ठीक है, क्योंकि √3 और √3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद इससे √2 मल्टीप्लाई होगा तो ये √8 16 हो जाएगा, √16 हो जाएगा। 16 को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरह से, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, √2 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो 0 ही होगा ना, तो 0 आया। यहां से क्या आएगा, 7y इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया थर्ड में, तो x इज इक्वल टू 0। तो दो सॉल्यूशन क्या है हमारे, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। किसी को कोई स्टेप समझ में ना आए तो दोबारा भी पूछ सकता है। कुछ नहीं किया, फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाली, उसको सेकंड में रखा, √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये अब √2 से मल्टीप्लाई किया तो √2 से √2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे √3 इंटू माइनस √3 -3 हो गया y, एंड ये हो गया था √16, और इसको लिख सकते थे 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 4y, और इस तरह से x और y की वैल्यू 0 आई। ये देखो इक्वेशन, 3x/2 5y/2 -2x/3 y/2 एंड 13/6। इसको मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, देखो कैसे किया मैंने, 2 एंड 3 इन दोनों को हटाना है यहां से, तो किसकी टेबल में आते हैं, 6 की में, है ना, सॉरी 6 इनका क्या है, 2 इंटू 3। ये सारे मींस कहने का मतलब है कि 6 को 2 एंड 3 में फैक्टराइज किया जा सकता है, तो इसका मतलब अगर 2 और 3 हटाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या बचा, 9, और यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 12। इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया, देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। 6 से मल्टीप्लाई किया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, फिर इसको भी 6 से किया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10, एंड इसको भी 6 से किया तो -12। इसी तरह इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 2x एंड 3y एंड 13। ओके, क्योंकि यहाँ पे 6 था वो 6 से कैंसिल आउट हो गया। तो ये दो इक्वेशन है। अब मैंने इक्वेशन फर्स्ट में से x की वैल्यू निकाल ली, ये रही, इसको सेकंड में पुट किया, यहाँ पे पुट कर दिया। अब मुझे ये 9 हटाना था क्योंकि ये 2 से कैंसिल नहीं हो रहा, तो फिर मैंने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को। तो फिर क्या हुआ, 9 ये जो अपॉन में था, ये इधर भी 9 से मल्टीप्लाई किया, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, बाकी जगह 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, जहां पे अपॉन में 9 नहीं है, तो 20y माइनस 24 एंड 9 3 जा 27y आएगा यहाँ पे, 27y एंड 13 इंटू 9 117। तो यहां से ये कितना हो गया, 20y एंड 27y 47y, तो y तो ये इधर जाके अपॉन में हो जाएगा, और ये माइनस का 27 जाके प्लस में उसको 141 कर देगा। यहां से हम इसको सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू 3 आई, तो y की वैल्यू 3 यहां पुट करी तो x की वैल्यू कितनी आई, 2। तो ये जिसको समझ नहीं आया आप लोग पूछ सकते हो। अब देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सोल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24 and hence find the value of m for which
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री के लिए। तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, फिर m की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री। ओके, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 11 माइनस थ्री वाई अपॉन टू, ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, 11 ये इधर गया, 3y माइनस का हुआ, अपॉन में 2, इसको इक्वेशन नंबर 3। अब ये 3 इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कीजिए, 2 11 माइनस थ्री वाई अपॉन टू माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, सोल्व करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 11 माइनस थ्री वाई माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। ओके, कितना समझ आया? अब देखो 11 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24, ये 11 उधर जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू 535 माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 5 आएगा। चेक करो कितना आ रहा है आप लोगों का, y इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। ठीक है, y इज इक्वल टू 5 आ गया। अब इस वैल्यू को थर्ड में रखो, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2, तो 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 4 अपॉन 2, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा। चेक करो, x इज इक्वल टू माइनस 2 आ रहा होगा और y इज इक्वल टू 5। अब ये वैल्यूज इसके अंदर रखो, y क्या है हमारा, 5 इज इक्वल टू m, x कितना है माइनस का 2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस 2m प्लस 3, ये 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, सो m इज इक्वल टू माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, y इज इक्वल टू माइनस 1 आ गया। ठीक है, नोट डाउन करो आप ये, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे।